नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक बार फिर से एक बड़ी खबर, आपके मतलब की खबर लेकर हाजिर हुए हैं हम। तो कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। चलिए, कुछ घंटे बचे, यानी महज अब 17 घंटे बचे और 17 घंटे बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, स्टालिन के सांसद, ममता बनर्जी के सांसद समेत दर्जनों नहीं, सैकड़ों सांसदों का सामना करेंगे मोदी, शाह, जेपी नड्डा और उनके सभी सहयोगी दल। क्या लब्बो लुआब निकलेगा? कल संसद चलनी है 11 बजे से और उससे पहले आज राहुल और सोनिया के खिलाफ एफआईआर। क्या ज्ञानेश कुमार के महाभियोग से, क्या वोट चोरी के मुद्दों से घबरा गए हैं सब? कई सवाल हैं, कई सवालों का जवाब खोजना है। तो 17 घंटे बाद जब इनका आमना सामना होगा तो संतोष जी क्या होगा? देखिए 17 घंटे बाद जब सदन के अंदर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अगर वो जाते हैं तो आमतौर पर ना वो बैठकों में जाते हैं, सर्वदलीय बैठक में जो आज हुई, और ना ही संसद सत्र में जब उनको बोलने की बारी आती है तभी जाते हैं, नहीं तो सुनने के लिए नहीं जाते हैं। तो वो अगर जाए या ना जाए, लेकिन अमित शाह वहां होंगे, राजनाथ सिंह वहां होंगे, और सामने आपको राहुल गांधी नजर आएंगे, सामने आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे, सामने आपको तृणमूल कांग्रेस डीएमके के तमाम नेता नजर आएंगे। राज्यसभा में राज्यसभा में भी कार्रवाई में एक तरफ आपको जेपी नड्डा नजर आएंगे, अमित शाह भी राज्यसभा में नजर आ सकते हैं क्योंकि मंत्री हैं वो, और सामने आपको मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी नजर आएंगी। और आर पार की जंग, कई मुद्दों पर आर पार की जंग, और उस आर पार की जंग से इस देश की जनता को ये पता लगेगा कि हुक्मरान यानी सत्ता में बैठे हुए लोग जनता के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, जवाब देने के लिए कितने तैयार हैं। क्योंकि उससे पहले ही 17 घंटे बाद विपक्षी राजनीतिक दल जनता के मुद्दे को ना उठा सके, उससे पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की खबर आ गई। एफआईआर कुछ दिन पहले दर्ज की थी दिल्ली पुलिस ने, उस मामले में दर्ज की थी नक्सल हेरोल्ड मामले में, जिसमें ऑलरेडी ईडी जांच कर रही है, जिसमें ऑलरेडी अदालत से मिली जमानत पर बाहर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिस पर जज ने, राउज एवेन्यू की कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। संभावना इस बात की कि 16 दिसंबर को वो फैसला सुनाएंगे। तो क्या सरकार को ईडी की चार्जशीट रद्द होने का डर सता रहा था? और जब एफआईआर कुछ दिन पहले दर्ज की गई, आप सोचिए ना, बिना मतलब की कवायद है कि एक एजेंसी जांच कर रही है, अब दूसरी जांच करेगी, हजारों पन्नों का पुलिंदा तैयार होगा, फिर अदालत का समय बर्बाद किया जाएगा, उसमें समन होगा, समन के बाद अगर मामला बहुत ज्यादा वाकई अगर कठिन होता या विकराल होता तो अदालत ईडी वाले मामले में जमानत नहीं दे देती। तो लेकिन ये पूरी प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है। मकसद सिर्फ इतना है, वो भी जानते हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को अदालत जेल नहीं भेजेगी, वो सिर्फ और सिर्फ डराना चाहते हैं ताकि विपक्षी राजनीतिक दल जनता से जुड़े मुद्दों को ना उठाए। अब ये विपक्षी राजनीतिक दल पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वोट चोरी जो वोट डकैती के रूप में परिवर्तित हो गई है, उसका मसला उठाएंगे। जिस तरह से चुनाव आयोग, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयोग लगातार बार बार देश के संविधान को तार तार कर रहा है, उसका मसला उठाएंगे। और इस देश के सबसे असफल गृह मंत्री, मैं फिर से जिक्र कर रहा हूं, इस देश के सबसे असफल गृह मंत्रियों की लिस्ट अगर बनाई जाएगी शिव जी, तो उसमें टॉप 3 पर जो नेता होंगे, उन अमित शाह की असफलता के बारे में चर्चा करवाई जाए। क्योंकि जहां वो रहते हैं, जहां उनका कार्यालय है, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां प्रधानमंत्री का कार्यालय है, उससे महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लाल किले में एक बड़ा बम धमाका, लाल किले के बाहर रेड लाइट पर एक बड़ा धमाका। अब संसद सत्र में जवाबदेही से कैसे बचना चाहती है सरकार, जरा वो भी बता दूं, और 17 घंटे बाद किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी उस पर भी बता दूंगा। ये कल से ये सत्र शुरू हो रहा है, 19 दिनों का सिर्फ सत्र है।
शिव जी 19 दिनों का सत्र है, इसमें आप शनिवार और रविवार हटा दीजिए, यानी 19 दिनों के सत्र में सिर्फ 15 दिन ही चर्चा होगी और ये भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में शीतकालीन सत्र के मामले में सरकार सबसे छोटा सत्र बुला रही है। सबसे छोटा सत्र। भाई सदन चर्चा के लिए होता है, सांसद चर्चा के लिए होते हैं ना, सदन में सरकार की जवाबदेही तय होती है ना। और क्या काम है सरकार के पास? 19 तारीख की जगह आप 25 दिसंबर तक बुला सकते थे, उससे आगे बुला सकते थे। आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र 20-21 नवंबर से शुरू हो जाता है, आपने क्यों नहीं बुलाया? क्यों? क्योंकि आप जवाबदेही से बचना चाहते हैं। अब जरा ये देखिए, 15 दिनों का ये सत्र है और आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें सरकार ने बता दिया है कि वो 14 विधायी कार्य है उनके पास करने के। मजाक समझिए, एक बिल पे कितना समय देंगे वो? 14 विधायी कार्य करने के हैं और फिर क्या होगा कि हंगामा होगा और उसको आनन फानन में फिर ये पास करवा लेंगे। और इसमें 3-4 बहुत अहम बिल है, मैं दर्शकों के सामने जरा बता दूं। जन विश्वास में का संशोधन विधेयक एक सरकार ला रही है, दिवाला और शोधन अक्षमता एक विधेयक सरकार लेकर आ रही है संशोधन वाला, मणिपुर से जुड़े एक संशोधन विधेयक को लेकर आ रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े एक संशोधन विधेयक को ले आ रही है, कॉर्पोरेट कानून को बदला जा रहा है, बीमा कानून को बदलने के लिए संशोधन लेके आ रही है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को लेकर एक विधेयक लाया जा रहा है। इतने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करने के लिए कितना समय सरकार ने रखा है? मैं फिर वही कहूंगा, कुल मिला लिया जाए तो साल में 3 ही सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो फिर इतना छोटा सत्र बुलाने की जरूरत क्यों थी? क्यों? क्योंकि सरकार जवाबदेही से बचना चाहती। और आज जो संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया भी गया, शिवजी, सरकार का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। सदन में यानी लोकसभा में जिनके पास बहुमत होता है उन्हीं की सरकार बनती है। लोकसभा का नेता कौन है अभी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन वो किसी सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सवाल सुनना पसंद नहीं है। तो सर्वदलीय बैठक करने की जिम्मेदारी जो लोकसभा में उपनेता है और जो सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, उन राजनाथ सिंह को दी गई। और आज जो सर्वदलीय बैठक हुई, 36 राजनीतिक दलों के 50 नेता, मैं फिर से दोहरा देता हूं शिव जी, 36 राजनीतिक दलों के 50 नेता इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी, के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, डीएमके से तिरुचि शिवा और अन्य कई दलों के नेता इसमें शामिल हुए। और सीधे सीधे खुला ऐलान, खुला चैलेंज चैलेंज कि सरकार कुछ भी करे, लेकिन 17 घंटे बाद हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और मोदी सरकार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। सरकार जवाब दे या ना दे, तो एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी जंग की शुरुआत जो है वो 17 घंटे बाद इस देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर, सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में होने जा रही है। इंतजार है कल का कि सूरत कैसे होगी, सूरत कहां से होगी, वोट चोरी से होगी, बेरोजगारी से होगी, या फिर महंगाई से होगी, या फिर किसी और मुद्दे से होगी। एसआईआर की मौतों पर होगी, जहां चुनाव आयोग ने यू टर्न ले लिया और 7 दिन का मौका बढ़ा दिया। इन मरने वालों के पहले बढ़ा दिया होता, पहले ही कह देते कि 2 महीने के आपको समय देते हैं, 1.5 महीने के देता, शायद इतने लोगों की मौतें नहीं होती। क्योंकि कोई भी योजना जब हम लॉन्च करते हैं, तो संतोष जी आप तो जानते हैं, पत्रकारिता का अनुभव है आपका, कि 10 दिन तो इसी में गुजर जाते हैं कि इसका डेटा, इसका फार्म कैसे होगा, इसका डेटा कहां जाएगा, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यहां तो आपने 1 महीना बढ़ा दिया, बिहार में तो नहीं बढ़ाए थे दिन। ये 7 दिन बढ़ाए, 7 दिन बढ़ाए जी बिहार में नहीं नहीं, यहाँ पे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो चल रहा है वही तो कह रहा उसको हूं कि 7 दिन बढ़ाए। 7 दिन बढ़ा दिए, बिहार में तो नहीं बढ़ाए। बिहार का फिर कैसे पूरा हुआ था? और अगर ये 7 दिन पहले बढ़ा देते तो आज कम से कम सर्वेश कुमार जान नहीं आज देते मुरादाबाद में। तो कल इन मौतों का सवाल उठेगा, एसआईआर, तो आपको कौन कौन से बड़े मुद्दे दिख रहे हैं जिन पर सवाल होंगे, जिन पर पूरा विपक्ष सवाल खोजेगा? अखिलेश उत्तर प्रदेश को खोज रहे हैं, वो कह रहे हैं कब सिरप, कई मुद्दे होंगे। बीएलओज की मौत, समाजवादी पार्टी प्रत्येक बीएलओज को 2-2 लाख रुपया दे रही है, सरकार ने अब तक कोई ऐलान नहीं किया। तो क्या क्या मुद्दे कल के लिए आपको भारी पड़ते दिख रहे हैं मोदी सरकार पर, जिनका मोदी सरकार के पास तथ्यात्मक जवाब नहीं होगा, कोई उसका जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोगों का यह मानना है चुनाव आयोग ही भाजपा है और भाजपा ही चुनाव आयोग है। ये जो कल 10 सांसदों को परसों मुलाकात हुई है 28 तारीख को, उस पर चुनाव आयुक्त का ये टिप्पणी है
और उस पर उन्होंने बड़ी बात की है कि वो आप 2 घंटे का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दो, कैसे बात हुई है, मैं मानूंगा सच। तो चुनाव आयोग वीडियो फुटेज तो जारी कर नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है उसमें बहन बेटियों की इज्जत चली जाती है, वो पहले ही कह चुका है। हो सकता है वहां भी बहन बेटियां भी हो चुनाव आयुक्त के कार्यालय में, तो वहां की भी तो इज्जत जाएगी। तो क्या इन सब पर आपको कौन कौन से मुद्दे भारी पड़ते दिख रहे हैं कल सरकार पर? शिव जी, सबसे पहला तो देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, आपने बिल्कुल सही कहा, जो राजीव राय सांसद है, उन्होंने बाकायदा 20,000 डिलीट हुए नामों की एक सूची, एक शिकायत जो है, वो एक तरह से की है। और उस पे जवाब कौन दे रहा है? मऊ के डीएम साहब के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जवाब दिया जा रहा है। चुनाव आयोग को पता ही नहीं है कैसे डिलीट हुए, कैसे नहीं हुए। अखिलेश यादव ने उस मुद्दे को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, संसद के अंदर वो इस मुद्दे को जरूर उठाने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी लगातार एसआईआर पर चुनाव आयोग को बेनकाब कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रही है। तृणमूल कांग्रेस भी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में इस मसले को उठाएगी। तमिलनाडु में जिस तरह से एसआईआर चल रहा है, डीएमके की सरकार, डीएमके जो है वो भी लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले को उठाएगी। और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि चुनाव वाले जिन राज्यों में ये सब किया जा रहा है, तो भैया असम को क्यों अलग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? असम को क्यों अकेले छोड़ दिया जा रहा है? और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिस तरह से अब निष्पक्ष अंपायर नहीं रह गए हैं, चुनाव आयोग की गरिमा वो गिरा रहे हैं, बताया तो यहां तक जा रहा है कि विपक्षी राजनीतिक दल उनको हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। अब जब प्रस्ताव आएगा तो राज्यसभा में नए नए जो सभापति के रूप में कार्यभार संभालेंगे, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, राज्यसभा की कार्रवाई का पहला संचालन वो करेंगे। क्या वो जगदीप धनखड़ की तरह से आगे बढ़ जाएंगे भक्ति में, या वो संविधान के सम्मत तरीकों से विपक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल इस तरह के प्रस्ताव को लाने की तैयारी कर। तो ये वाला मुद्दा, देश के अर्थव्यवस्था को लेकर जो नकली आंकड़ा, फर्जी आंकड़ा जो सामने रखा जा रहा है, उस मुद्दे को उठाया जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी उठाया जाएगा कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास, लाल किला जहां प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, ये 1947 से लेकर 2025 तक मोदी तिरंगा फहरा चुके हैं। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराते रहे हैं, और वो इसको एक बड़ी उपलब्धि की, भाई इतनी बार फहरा दिया, इतनी बार फहरा दिया। तो देश के तमाम प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी, ये 15 अगस्त के दिन उसी लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। उसी लाल किले के पास इतना बड़ा बम विस्फोट कैसे हुआ? और गोदी मीडिया की हालत देखिए, गोदी मीडिया की विडंबना देखिए, बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि देखो भैया ये तो सरकार की कामयाबी है। शिव जी, दिल्ली में बम ब्लास्ट होना सरकार की कामयाबी है। कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना है सर, हमारे दर्शकों ने? क्या और ऐसा क्यों क्या? कामयाबी है? क्यों कामयाबी है? वो कह रहे नहीं तो छोटा ब्लास्ट हो गया है, नहीं तो बड़ा हो जाता। सरकार के चौकस रहने की वजह से सिर्फ छोटा ब्लास्ट, कम जाने गई, ये सरकार की कामयाबी है। लेकिन सदन के अंदर शुक्र है भगवान का कि सदन के अंदर ये तथाकथित पत्रकार जो है वो फ्लोर पे मौजूद नहीं रहेंगे, तो फ्लोर पर विपक्षी राजनीतिक दल घेरते हुए नजर आएंगे। और वहां पर जो दोनों जो एम्पायर है, चाहे वो राज्यसभा में राधा कृष्णन साहब हो या लोकसभा में बिरला साहब हो, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेगी। और एक बड़ा घमासान, सरकार की जवाबदेही तय करने वाला घमासान, सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे का इंतजार। कल जो है 10 बजे के बाद सांसदों का संसद भवन परिसर पहुंचना शुरू हो जाएगा। 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई शुरू होगी। और मेरी जानकारी यह है कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसद अपनी अपनी तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस यानी स्थगन प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहे हैं, कि वो मांग करेंगे दोनों सदनों में कि तमाम मुद्दों को छोड़कर पहले अति गंभीर मसलों पर चर्चा की जाए, चर्चा करवाई जाए। बड़ा गंभीर सवाल है संतोष जी। इस पूरे मसले पर अगर किसी ने ये सब चीजें की, किसी ने ये सब किया, तो क्या आपको लगता है इस तरीके से सदन चलेगा? इतने गंभीर सवाल हैं और उसके बाद राहुल पर एफआईआर, क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है? देखिए शिव जी, आपको बड़ा दिलचस्प बता दूं कि ईडी ने जो दिल्ली पुलिस को, ध्यान से सुनिएगा, मैं दर्शकों को कहूंगा, ईडी ने जो दिल्ली पुलिस को जो कहा और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया,
ये ईडी के कानून में संशोधन करके ये नया प्रावधान जोड़ा गया। अच्छा, संशोधन कैसे किया गया था पता है? अगर आप सामान्य विधेयक लेकर आते हैं, तो सामान्य विधेयक को आपको लोकसभा से भी पास करवाना होता है और राज्यसभा से भी पास करवाना होता है। अगर दोनों में से किसी एक सदन में भी अटक गया, तो फिर वो बिल पारित नहीं होगा। लेकिन जो बजट होता है, बजट पारित करने में राज्यसभा की सहमति की जरूरत नहीं होती। जो फाइनेंशियल बिल होता है, उसमें क्या होता है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में वो जाएगा, राज्यसभा में चर्चा होगी, राज्यसभा में भी वोटिंग होगी। अब राज्यसभा उसको पारित करे या ना करे, खारिज कर दे, लेकिन वो लोकसभा पे वो बाइंडिंग नहीं होगी। वो कुछ सुझाव दे सकता है, लोकसभा देखेगी कि उस सुझाव को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ईडी से जुड़े विधेयक को फाइनेंस कैटेगरी में डाल दिया गया। ईडी से जुड़े विधेयक को आप ऐसा ही समझ लीजिए कि फुटबॉल का कोई खिलाड़ी है और कहा जाए कि नहीं नहीं ये फुटबॉल नहीं है, आज से हम इसका नाम क्रिकेट डाल देते। तो ईडी का जो संशोधन वाला वो बिल आया था, वो सदन में फाइनेंस कैटेगरी के बिल में लाकर पास करवाया गया था, जिसके तहत ईडी ने दिल्ली पुलिस को तमाम तथ्य सौंपे और दिल्ली पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज की। विस्तार से हम इसको अपनी स्टोरी में बता भी चुके हैं। दर्शक इससे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर, दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है वो शिव कुमार मिश्रा और स्पेशल कवरेज न्यूज तो संतोष पाठक ऑफिशियल पर जाकर पूरे विस्तार से उसकी कहानी को समझ सकते हैं। लेकिन वो ये बताता है कि सरकार कितनी डरी, सरकार कितनी सहमी हुई, विपक्षी राजनीतिक दलों की एकता से डरी हुई है, सहमी हुई। जानबूझकर इस खबर को सर्वदलीय बैठक से महज कुछ देर पहले इसको लीक किया गया और संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले इसको प्रचारित और प्रसारित करवाया गया, ताकि कांग्रेस के सांसदों के सामने दुविधा पैदा कर दी जाए, कांग्रेस के सामने दुविधा पैदा कर दी जाए। अब निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि उनके 2 शीर्ष नेताओं पर इस तरह से एफआईआर कर दी गई, जबकि एक पे मामला चल रहा है। अब कांग्रेस के सामने दुविधा क्या है कि सदन में वो मूल मुद्दों को छोड़ दे, एसआईआर छोड़ दे, वोट चोरी छोड़ दे, वोट डकैती छोड़ दे, चुनाव आयोग छोड़ दे, दिल्ली में बम ब्लास्ट छोड़ दे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुद्दे को उठाए, तो बीजेपी बहुत राहत महसूस करेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत राहत महसूस करेगी। वो कह देगी कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस उनके इस जाल में नहीं फंसती, जैसा कि अभी तक मेरे पास जानकारी है कि कांग्रेस उनके इस जाल में नहीं फंसेगी, वो असली मुद्दों को उठाती रहेगी, तो फिर यही भाजपा के नेता, सांसद, विधायक, प्रवक्ता, मंत्री और अब तो बीजेपी पे नई परंपरा है कि एक बयानों की श्रृंखला शुरू होती है, एक बयान तैयार किया जाता है, वही केंद्रीय मंत्री देते हुए नजर आते हैं, वही पार्टी के प्रवक्ता बोलते हुए नजर आते हैं, वही सांसद बोलते हुए नजर आते हैं, वही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी व्हाट्सएप कर दिया जाता है और वही पढ़कर वो भी अपने अपने राज्यों की राजधानी में बयान देते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि अगर कांग्रेस इनके जाल में ना फंसे, तो फिर यही लोग कहते हुए नजर आए कि देखो देखो देखो, कांग्रेस ने तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अकेला छोड़ दिया है, उनके मुद्दे को उठा ही नहीं रहे। ये कोशिश, ये षड्यंत्र, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब कांग्रेस इससे कितना निपट पाएगी, ये तो कुछ घंटे बाद ही पता लग पाएगा, कल जब 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। और उससे पहले 10 सवा 10 बजे क्या, किस मसले पर कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी जो है वो महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर संसद भवन के मुख्य दरवाजे तक प्रोटेस्ट करती है, पैदल मार्च निकालती है। अभी ये भी तय होना है, आज शाम तक ये तय हो जाएगा, कल सुबह क्या कार्यक्रम होता है संसद के सत्र शुरू होने से पहले, और संसद के अंदर क्या होता है, किस तरह से हंगामा होता है, इस पर तमाम चीजें निर्भर करेगी कि नरेंद्र मोदी अपनी चाल में, मोदी सरकार हमेशा अपनी चालबाजी में कामयाब हो पाए हैं या फिर इंडिया गठबंधन मोदी और शाह की नस-नस को अब समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम रवैये को, स्टैंड को पूरी तरह से समझ चुका है। तो कल पहले तो प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करेंगे, जी, उसके 10:25 के आसपास का लगभग समय होता है। और उसके साथ ही विपक्ष अपना करेगा प्रोग्राम। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं संतोष जी कि सदन में होगा क्या? क्या सदन को डिरेल करने की ये तैयारी हो गई कि विपक्ष के पास मुद्दे हैं तो सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये एफआईआर मुद्दा बन जाएगी और इसी में पूरा सदन घूम जाएगा। बाद में जाके बता दिया जाएगा कि विपक्ष तो चाहते ही नहीं है करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद संसद चले और संसद में जनता के सवाल उठे। क्या इस टाइप का भी कुछ होगा? नहीं, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। ये बड़ा अजीब डबल स्टैंडर्ड का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हाँ, आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले संसद भवन कभी गए नहीं। पता नहीं उन्होंने संसद की कार्रवाई देखी या नहीं देखी। और जो टीवी चैनल वाले राग अलापते रहते हैं कि लाखों रुपया खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या किया करते थे, चाहे वो अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, राजनाथ सिंह हो,
क्या उस समय सदन में हंगामा नहीं होता था? क्या उस समय सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं होती थी? क्या उस समय सरकार विपक्षी राजनीतिक दलों की बातों को मानती नहीं थी? इससे पहले चले जाइए नरसिम्हा राव के जमाने में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी क्या किया करते थे? क्या सदन में वो हंगामा नहीं किया करते थे? अगर सदन में हंगामा करने के घंटों का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाले शिव जी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी से कई गुना ज्यादा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से कई गुना ज्यादा समय बर्बाद करने का जो जिम्मेदारी होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। उस समय क्या कहते थे? याद है, बीजेपी के एक बड़ा नेता कहते थे कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को नहीं चलने देना भी संसदीय रणनीति का हिस्सा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है, सरकार पर दबाव डालने के लिए। अब क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो देशद्रोही है, देश के खिलाफ काम कर रहे, संसद को चलने नहीं दे रहे, सरकार जनता के हित में बहुत सारे काम करना चाहती है, बहुत सारे काम करना चाहती है। जीएसटी लाई, ऐसी जीएसटी लाई कि कमर टूट गई। एक देश एक कानून की बात कही, पता नहीं एक देश एक कानून कहां है। एक देश एक टैक्स की बात कही, अभी भी हम ना जाने कितने तरह के टैक्स दे रहे हैं। कहा था ना, दूसरी आजादी मिल गई देश को, आधी रात को जीएसटी पारित करवाया था। हुआ आज तक एक देश एक कानून? फिर वो हर कानून जो लेकर आते हैं वो कहते हैं कि इससे जनता का फायदा होता है। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि हर कानून से जनता का फायदा होता है तो जनता की जेब पर बोझ कैसे बढ़ जाता है। आप खुद सोचिए, भाई जीएसटी लाए जनता का फायदा होगा, उस समय जीएसटी लाए तो पेट्रोल डीजल कितने का था और आज कितने का है? कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बिल ला रहे हैं, उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी, आज शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है? बाकी छोड़िए, 20 साल जहां राज किया, अभी बिहार में जहां जीते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में नहीं ले सकते हैं। यह हालत कर रखी है इन्होंने शिक्षा व्यवस्था की। दिल्ली विश्वविद्यालय की तो हालत आप मत पूछिए। देखिए, पहले भी प्रोफेसर और अध्यापक राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होते थे। साहिब सिंह वर्मा भी यूनिवर्सिटी में थे, मुनि मनोहर जोशी भी अध्यापक थे, ये सब लोग थे। अब क्या है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापक बन तो गए हैं, असिस्टेंट लेक्चरर और बाकी पोस्ट अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको पता है बीजेपी 24 घंटे सातों दिन काम ले रही है अपने कार्यकर्ताओं से। मैं तो चाहता हूं कि कोई आरटीआई एक्टिविस्ट जरा डाले उन तमाम नेताओं के नाम निकालकर कि भैया ये विश्वविद्यालय में पढ़ाने कब जाते हैं जब ये 24 घंटे सातों दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये तमाम चीजें हैं, और जब जब ये कहते हैं कि हम इसको अच्छा करेंगे, तब तक मुझे डर लगने लगता है कि भैया अब ये भी गया काम से, गया ये भी काम से। जब जब वो कहते हैं कि हम देश की अर्थव्यवस्था अच्छा करना चाहते हैं, तो समझिए कि अर्थव्यवस्था का बट्टा ताल हो गया। जब जब वो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना चाहते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब हो गई। अब वो कहते हैं कि हम वोटर लिस्ट को सही करना चाहते हैं, तो देखिए जो जीवित है उनको मृतक बता के अलग कर दिया जाता है। और बीएलओ की हालत देखिए, क्या कर रखा है बीएलओ की हालत, कैसे प्रेशर, कैसे दबाव है, किस तरह के दबाव में काम करना पड़ रहा है। अब सोशल मीडिया पर एक अभियान चल रहा है, हमने 2 दिन पहले इस पर डिस्कस किया था, हो सकता है किसी ने देख लिया हो, कि शिक्षा मित्रों को और शिक्षकों को इस तरह की ड्यूटी में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो बहुत सारे बयान बहादुर आ गए। अरे भैया, तो 10 दिन का काम होता है, 10 दिन के लिए काम के लिए अलग से हमें फोर्स चाहिए क्या? अरे तो भैया, वो 10 दिन का काम जो होता है उसे गर्मी की छुट्टियों में क्यों नहीं करवा लेते? सर्दियों की छुट्टी में क्यों नहीं करवा लेते? जब स्कूलों में फाइनल एग्जाम आने वाले हैं फरवरी मार्च में, उससे 3 महीने पहले आपको 10 दिन के काम की याद क्यों आती है? और ये 10 दिन का काम है या 1 महीने का काम है, या शायद उससे भी लंबा काम है? आप करवाओ, भरपूर काम करवाओ, लेकिन अगर आपके काम करवाने से स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, तो माफ कीजिएगा, मैं देशद्रोही जैसा शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप समाजद्रोही, आप उन बच्चों के दुश्मन हैं जिनकी पढ़ाई आपके इस नाकारापन और आपके इस निकम्मेपन से प्रभावित होती है। लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं, क्यों? सरकार आपकी, सिस्टम आपका है। और बाकी रही सही कसर, वो ट्रोल आर्मी है जो जैसे ही हम कोई स्टोरी करते हैं तो हमारे ऊपर टूट जाते हैं, क्योंकि तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ उनके पास कोई जवाब नहीं। बताएं मुझे, वो कमेंट करके बताएं कि भैया शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगा दो, शिक्षकों की ड्यूटी लगा लो, पैसा देते हो उनको अलग से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये छुट्टियों के दौरान भी तो काम किया जा सकता था। एन सेशन के दौरान, एन पढ़ाई के बीच में आप इस तरह से काम करके इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त करने पे तुले हुए अपराधी हैं आप इसके। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षा की जब पढ़ाई होनी चाहिए, तब आप अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी चल रही है, तब आप उन्हें चुनावी प्रक्रिया में लगाई, और आज से नहीं लगाई, पूरा 1 महीना हो गया।
जिस स्कूल के सभी शिक्षक SIR में बिजी हों, वहां क्या शिक्षा होगी, क्या शिक्षा की व्यवस्था होगी, हमें तो इस पर संदेह है। और जिसे संदेह ना हो वो साथ खड़ा रहे। लेकिन फिलहाल ये खबर दर्शकों को देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। फिलहाल आपसे इजाजत लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बच्चों की पढ़ाई को बाधित करने वाली इस सरकार को आप क्या कहें और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को क्या कहेंगे। नमस्कार, आभार, धन्यवाद।